हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले जरा ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत्की का लेक्चर 9। क्या करेंगे, लेक्चर 9। ठीक है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा उस पर जरा ध्यान देते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। पिछला लेक्चर जो हुआ था लेक्चर 8, उस लेक्चर में विषुवतीय रेखा पर निकाले थे। उससे पहले लेक्चर में अक्षीय रेखा पर निकाले थे। जो भी नहीं किए हैं इस जगह हम आई बटन पे लिंक दे देंगे लेक्चर 7, 6 से 7 और 8 का। तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है। तो हम लोग का टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी आज हम लोग करने वाले हैं क्या, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालने वाले हैं। तो यहां जरा ध्यान से देखो, यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया कि अक्षीय रेखा पर ही निकालना या विषुवतीय रेखा पर ही निकालना या इसी जगह फिक्स निकालना, नहीं। यहां पर सिर्फ बोल रहे हैं किसी भी बिंदु पर ज्ञात कीजिए, कहीं पर भी हो सकता है वो बिंदु। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखना। तो मान लीजिए ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। क्या है बाबू, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या दे दिए हैं, ए बी। क्या दिए हैं, ए बी। और इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी वेक्टर। कितना वेक्टर, पी वेक्टर। और याद रखिएगा ये जो है एक सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव है, यानी आदर्श विद्युत द्विध्रुव। यानी यहां पर जो है इसकी जो लंबाई है बहुत छोटी है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब इसका ये क्या है, केंद्र। क्या है, केंद्र ओ। अब ध्यान से देखना। तो बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो किसी भी बिंदु पर, बिंदु यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। मान लो यहां पर एक बिंदु क्या है, पी है। बिंदु क्या है, पी। तो हमको इसी बिंदु पी पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो इस बिंदु पी की जो विद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है, ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र से बिंदु पी की दूरी जो है कितनी है, आर। कितनी है, आर। और यहां से जो कुछ कोण बना रहा, मान लो कितना, थीटा। कितना, थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, हम यहां पर लिए तो आपकी मर्जी, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम यहां मान लिए केंद्र से इस बिंदु पी की दूरी कितनी, आर है, कोण कितना बना रहा, थीटा बना रहा। क्लियर है। अब देखो हमको इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जरा ध्यान से देखना जो चीज हम सिखा रहे हैं। तो बाबू अगर आप इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाह रहे हैं इसके कारण, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम आपको जो पिछला लेक्चर में पढ़ाए थे अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, वो याद होना चाहिए। अगर वो नहीं याद रहेगा तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं जरा उधर। तो थोड़ा सा रिविजन करते हैं। तो याद करो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो था, ये विद्युत द्विध्रुव था, याद है। और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लो कितना, पी वेक्टर। और इसका ये कहलाता था अक्षीय रेखा। क्या कहलाता था, अक्षीय रेखा। और यहां पर बिंदु पी लिए थे और इसका केंद्र से यहां से दूरी कितना लिए थे, आर। केंद्र से कितना दूरी, आर। और इस बिंदु पी पर जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे तो इसका दिशा आया था परिणामी किधर, जिधर पी वेक्टर था उधर, यानी पी वेक्टर का अनुदिश बताया, यानी इधर। पी ये था कौन, अक्षीय रेखा पर, ई अक्षीय। और इसका मान जो था अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, वो था 1/4πε02p/r³। याद है, ये था जब विद्युत द्विध्रुव का लंबाई बहुत कम लेते थे तो उस समय इतना होता था। तो ये था कहां, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसी तरह विषुवतीय रेखा पर भी सिखाए थे। विषुवतीय रेखा पर कैसे था, जरा ध्यान से देखिए। ये विद्युत द्विध्रुव था, ठीक है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लो इधर है, पी वेक्टर। इसका विषुवतीय रेखा कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना। ये केंद्र था, केंद्र से लंबवत जो रेखा गुजरता था इसको कहते थे विषुवतीय रेखा। इसके केंद्र से आर दूरी पर बिंदु पी लेते थे और इस बिंदु पी पर जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे, जिधर पी वेक्टर था उसके ठीक विपरीत दिशा में आया था। याद करो, एक इधर था, एक इधर था, उसका परिणामी इधर था।
तो ये था आपका क्या इक्वेटोरियल, और इसका मान जब निकाले थे इक्वेटोरियल तो आया था 1/4πε0 p/r³। याद है? तो बाबू हमको ये दो चीज का याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, अक्षीय रेखा कैसे होता है, जरा ध्यान समझना। जिधर विद्युत द्विध्रुव है अगर उसके सीधा में कोई रेखा रहा है यानी उसके अक्ष से गुजरने वाली रेखा क्या कहता है, अक्षीय रेखा। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना था, 1/4πε0 2p/r³। और विषुवतीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था वहां मान था कितना, 1/4πε0 p/r³। और इसका दिशा किधर था, जिधर p वेक्टर था उसके ठीक विपरीत। शिकायत है? तो ये अगर याद रहेगा तब क्या होगा, यहाँ हम आसानी से निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो विद्युत द्विध्रुव इसका हम घटक तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, घटक। तो देखो कैसे घटक टूटता है। तो जरा समझना, ये विद्युत द्विध्रुव है, इस लाइन के साथ थीटा कोण बना रहा था, इसका अगर घटक हम इधर तोड़े, देखिए तो जरा ध्यान से देखना, ये p वेक्टर था इस लाइन के साथ थीटा, तो बताओ क्या ये होगा p cos थीटा। कितना होगा, p cos थीटा। सिखाया हूं आपको, ये p है इस लाइन के साथ थीटा, तो इसीलिए इसको क्या बोले थे, p cos थीटा। कितना, p cos थीटा। उसी तरह इसका एक दूसरा वाला जब घटक तोड़ेंगे हम, ये देखो इसका दूसरा घटक तोड़े तो बोलो ये क्या हो जाएगा, p sin थीटा। और याद रखिए यहां पर लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत। तो जरा ध्यान से देखो, हम क्या किए, कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ दो काम किए हैं। सबसे पहला क्या किया, इस विद्युत द्विध्रुव का ये वाला घटक तोड़ा जिसको कहते हैं cos, ठीक है। और ये क्या है, साइन वाला घटक, यानी दो घटक तोड़ दिए cos और साइन में। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। मान लो इस घटक का नाम दे दिए a डैश b डैश, और ये जो है साइन वाला इसका नाम दे दिए a डबल डैश b डबल डैश। क्लियर है? अब जो चीज समझा रहे हैं उस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका हम दो घटक तोड़े, एक p cos थीटा एक p sin थीटा, इसका ये दो घटक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो चीज दिखा रहे हैं सिर्फ जिसको देखने बोलेंगे, ये तीनों में से हम जिसको देखने बोलेंगे उसी को देखना। बताओ a डैश b डैश को देखो, दिख रहा है? तो ये जो a डैश b डैश है इसके लिए बताओ बिंदु P कहां पर है। देखो इसके सीधा जा रहा है, सीधा, यानी हम बोल सकते हैं a डैश b डैश के लिए अक्षीय रेखा पर। क्यों, देखो ध्यान से, जैसे विद्युत द्विध्रुव है इसके सीधा जो होता था उसको कहते थे अक्षीय रेखा। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं ये जो AB है, AB का जो cos घटक है यानी a डैश b डैश, इसके लिए बिंदु P बिल्कुल सीधी रेखा में यानी इसके अक्ष पर स्थित है। तो हम बोल सकते हैं ये जो P cos थीटा है यानी ये वाला a डैश b डैश, इसके लिए बिंदु P कौन रेखा पर, अक्षीय रेखा पर। इसीलिए हम इसके कारण अगर यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाल रहे यानी इस घटक के कारण a डैश b डैश के कारण, तो क्या सिखाए थे, जिधर P वेक्टर उधर, तो बोलो यहाँ पर इसका P इधर है, क्या होगा, इधर होगा। तो ये हो गया क्या, E एक्सियल। क्या हो गया, E एक्सियल। क्यों हुआ E एक्सियल, समझ में आ गया? क्योंकि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका ये अक्षीय रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका क्या नाम दे दिए, E एक्सियल। ठीक है? अब देखो दूसरा, अब जरा ध्यान से देखना है इसको, a डबल डैश b डबल डैश को। तो बताओ इस विद्युत द्विध्रुव के लिए a डबल डैश b डबल डैश के लिए देखो जरा सा बिंदु P कहां पर है। देखो ये केंद्र से जा रहा है, लंबवत है, और हम बताए थे केंद्र से जाए और केंद्र के क्या हो, लंबवत, यहाँ इसके लंबवत हो, तो हम क्या बताए थे, इस बिंदु P को क्या बोले थे, विषुवतीय रेखा। तो जरा ध्यान से देखो, इस रेड वाला को a डबल डैश b डबल डैश, तो इसके बताओ सीधा बिल्कुल जा रहा है ऐसे, और यहाँ लंबवत है, तो बोलो क्या यहाँ पर ये विषुवतीय रेखा हुआ। यानी a डबल डैश b डबल डैश के लिए बिंदु P कौन रेखा पर है, विषुवतीय रेखा पर है। कौन रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर। इसीलिए अगर इसके कारण यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो देखो क्या होता है, जिधर P वेक्टर होता है उसके ठीक विपरीत। तो बताओ यहाँ पर किधर है, इधर, यहाँ पर किधर है, इधर है, तो बोलो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इधर है तो यहाँ पर इसके ठीक विपरीत यानी इधर होगा। ठीक है? तो ये हो गया क्या, E इक्वेटोरियल। क्लियर है? तो दिख रहा होगा यहाँ दोनों के बीच कोण कितना, 90 डिग्री। कितना, 90। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। हम क्या करने वाले, जरा ध्यान समझिए, तुरंत क्लियर होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई एक्सियल का मान निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल का मान निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, सदिश के उपयोग कर देंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अक्षीय रेखा पर इतना तो 1/4 2p r क्यूब और विषुवतीय रेखा पर इतना। क्लियर है? तो देखो देखिए बहुत ही आसान है। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसका कौन घटक, कॉस घटक, यानी किसका बात कर रहे हैं, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ई एक्सियल, पहले इसका मान निकालेंगे। तो देखना अब विद्युत द्विध्रुव का कॉस घटक यानी किसका बात कर रहे हैं, ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या बोल रहे हैं, फिर समझना है। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका कौन घटक, कॉस घटक, कौन घटक, कॉस, यानी ए डैश बी डैश, इसका बात कर रहे हैं, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो याद करो इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो कितना है, ई एक्सियल, कितना है, ई एक्सियल। तो लिखेंगे यहां पर ई एक्सियल बराबर, याद करो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो होता है 1/4πε0 2p/r क्यूब होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं 1/4πε0 2p/r क्यूब। लेकिन जरा ध्यान समझो, यहां पर जो है P है यानी विद्युत द्विध्रुव कितना है P, लेकिन बताओ यहां पर जो बिंदु P पर जो निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई एक्सियल, तो ई एक्सियल किसके कारण है, इसके कारण है या इसके कारण है, तो इसके कारण है, इसके कारण यहां पर ये अक्षीय बिंदु पर है। तो इसीलिए यहां पर देखो विद्युत द्विध्रुव कितना P cos थीटा, कितना है P cos थीटा, तो इसीलिए हमको यहां सिर्फ P नहीं लिखना होगा, P cos थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। तथा अब देखो किसके कारण निकालेंगे, इसके यानी साइन घटक ए डबल डैश बी डबल डैश के कारण। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कौन घटक, साइन घटक, और हाँ याद रखिएगा यहां पर SINE लिखा जाता है, साइन, साइन घटक यानी क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तेरा ध्यान से आएगा। तो बोल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कौन घटक, साइन घटक, यानी किसका बात कर रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ध्यान से देखो तुरंत क्लियर होगा। तो बोलो हम सिखाया अभी थोड़ा देर पहले कि ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए बिंदु P जो है विषुवतीय रेखा पर, देखो ध्यान से, इसके केंद्र से होकर जा रहा है, लंबवत भी यदि हो गया विषुवतीय रेखा, तो इसके कारण अगर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे वो होगा ई इक्वेटोरियल। क्या होगा, ई इक्वेटोरियल। तो लिखेंगे ई क्यू मतलब इक्वेटोरियल यानी विषुवतीय रेखा। याद करो विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है 1/4πε0 p/r क्यूब। याद है 1/4πε0 p/r क्यूब। लेकिन ध्यान से देखना यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव है वो कितना है, p sin थीटा है। कितना है, p sin थीटा। इसीलिए हम लोग यहां सिर्फ p नहीं लिखेंगे, यहां लगाएंगे p sin थीटा। क्या लगाएंगे, p sin थीटा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या किए जरा ध्यान से देखिए, इस विद्युत द्विध्रुव यानी ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था ई एक्सियल, उसका मान निकाल चुके हैं। ठीक है,
अब देखो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी a डबल डैश b डबल डैश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था इक्वेटोरियल उसका भी मान निकाल चुके हैं। अब दोनों निकल गए, अब दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो ध्यान से, तो अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर क्या निकालने वाले हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो E मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, लगा देंगे नेट। क्या लगा देंगे, नेट। नेट मतलब परिणामी। यहां पर इसलिए AX या EQ नहीं लिखे क्योंकि यह कोई फिक्स बिंदु नहीं है, कौन बिंदु पर निकालना है, इसलिए हम लगा दिए नेट। नेट मतलब कहीं पर भी मान लो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जरा ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए सदिश राशि। कौन राशि, सदिश, इसलिए वेक्टर लगेगा बराबर। तो बताओ जी, इस बिंदु P पर अगर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना तो इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, तो क्या लिखेंगे, E एक्सियल वेक्टर प्लस E इक्वेटोरियल वेक्टर। हो गया। अब ध्यान से देखो, तो बाबू इस दोनों को जोड़ना है, ये सदिश राशि और सदिश को तभी जोड़ सकते हैं जब उसके बीच का क्या मालूम हो, कौन मालूम हो। क्या मालूम हो, कौन। तो जरा ध्यान से देखो, E एक्सियल और E इक्वेटोरियल के बीच कितना कौन है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो यहां लेंगे, लिखेंगे यहां E एक्सियल वेक्टर तथा E इक्वेटोरियल वेक्टर के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखना, तो याद करो हम सिखाए थे दो वेक्टर, अगर ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर है, इसके बीच अगर एंगल 90 हो, इसके जब जोड़ते हैं फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो 2AB cos थीटा, cos जैसे 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो वो पूरा साफ हो जाएगा। इसीलिए सिंपल सा, जब दो सदिश के बीच कोण 90 डिग्री हो तो उसको कैसे करते हैं, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह जरा ध्यान से देखिए, क्या E नेट बराबर E एक्सियल प्लस E इक्वेटोरियल है, दोनों के बीच कितना कोण है, 90। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका जब परिमाण निकालें तो लिखेंगे E नेट। क्या लिखेंगे, E नेट, यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा है। क्या लगा रहा है, वेक्टर नहीं लगा रहा है। तो E नेट बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर, जैसे A वेक्टर B वेक्टर को जोड़े तो लिखे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। उसी तरह हम E एक्सियल इक्वेटोरियल को जोड़ रहे हैं, क्या हम लिख सकते हैं E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। समीकरण 3। कोई तकलीफ। अब हम क्या करेंगे, बस बहुत आसान सा काम बचा और कुछ बचा नहीं। हम क्या करेंगे, E एक्सियल का जो मान आया ये यहां रखेंगे, प्लस E इक्वेटोरियल का मान जो है यहां रखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस इतना ही काम बचा है। तो देखिए जोड़ते हैं। देखो ध्यान से, अब समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, तो देखो जरा, तो बोलो E नेट है, E नेट है तो लिखेंगे सबसे पहले E नेट बराबर रूट है तो लिखेंगे रूट। अब जरा ध्यान से देखना, E एक्सियल स्क्वायर है तो E एक्सियल का मान इतना है, तो रखो कितना है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r क्यूब। देखो यही है, इसको रखे और यहाँ स्क्वायर था, जरा ध्यान से देखिए, E एक्सियल का स्क्वायर है, यहाँ इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस दिए प्लस प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो E इक्वेटोरियल का मान इतना है, दिख रहा है, इसको यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। चलो रखो,
तो कितना हो जाएगा बोलो बाबू, 1/4πε0 p sin थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। अब जो चीज दिखा रहे हैं उस चीज को जरा समझना, बहुत ही आसान है। बोलो 1/4πε0 1/4πε0 दोनों है p बाय r क्यूब इसमें है तो कॉमन आएगा। और सोचो जरा से ये स्क्वायर में है तो कॉमन भी किस में लेंगे, स्क्वायर में लेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, ई नेट बराबर रूट अंडर, तो कॉमन हो गया 1/4πε0 p बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर था। क्या बचा इनटू में बोलो तो, बचा कितना 2 cos थीटा, चूंकि 1/4πε0 p बाय r क्यूब, ये तो कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो क्या बचा 2 cos थीटा, तो लिखेंगे यहां कितना 2 cos थीटा का स्क्वायर। तो बोलो 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा। बोलो जी, फिर देखो कैसे 1/4πε0 p बाय r क्यूब 1/4πε0 p बाय r क्यूब दोनों में था तो दोनों को कॉमन ले लिए, चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर में कॉमन होगा, इनटू क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये सब तो कॉमन ले चुके, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किया 4 और cos थीटा का स्क्वायर किया cos स्क्वायर थीटा, प्लस 1/4πε0 p बाय r क्यूब तो बाहर निकल गया, क्या बचा sin थीटा का स्क्वायर, तो sin थीटा का स्क्वायर यानी क्या sin स्क्वायर थीटा, कौन थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो ई नेट बराबर, देखो जरा से ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो क्या बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या निकला बाहर 1/4πε0 इंटू p बाय r क्यूब, ये बाहर निकल गया। क्या बचा रूट में, तो ये पूरा बाहर निकल गया, तो रूट में ये बचा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, जरा ध्यान से देखिएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बोलो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है बाबू sin स्क्वायर थीटा, कौन है sin स्क्वायर थीटा। अब जो चीज दिखा रहा है उसको ध्यान से देखना, बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। देखो तो इसको हमको मिटाना पड़ रहा है, जो कि जगह तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आपको याद रखिएगा एक्सियल पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना था, अक्षीय रेखा पर और विषुवतीय रेखा पर कितना था, ये दोनों इक्वेशन हमको याद रखना है, क्योंकि अभी जो निकालेंगे अभी तो इसका सिर्फ परिमाण निकलेगा, दिशा निकालने के लिए हमको इस दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो चलो देखो, तो चलो यहां से अब आगे निकलते हैं, क्योंकि बोलो क्या पढ़े हो, बोलो बाबू क्या पढ़े हो, तो जरा ध्यान से देखना, चूंकि आप पढ़े होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 पढ़े हो, इसीलिए देखना ई नेट बराबर क्या हुआ 1/4πε0 इंटू p बाय r क्यूब बाय रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के जगह क्या रख सकते हैं 1, तो क्या हो गया +1। तो ये जो निकल गया हमारा निकल गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई बोल दे कि किसी विद्युत ध्रुव के किसी विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो ये हो गया फॉर्मूला। देखो कितना आसान है, 1/4πε0 का मान मालूम है, ठीक है, P दिया रहेगा यानी विद्युत द्विआघूर्ण दिया रहेगा, ये दूरी तो दिया ही रहेगा और ये थीटा दिया रहेगा,
तो बस कुछ नहीं रखना, थीटा यहाँ रखना है, 1 जानते हैं 3 जानते हैं, सॉल्व कर लेना, कोई तकलीफ नहीं। तो ये तो हुआ अभी दिशा, सॉरी परिमाण, क्या हुआ परिमाण। और आप पढ़े थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि, और सदिश है तो इसका मतलब इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तब हम क्या करेंगे, इसका दिशा निकालेंगे। अभी परिमाण निकला तो दिशा, तो जरा समझना हम क्या बोल रहे हैं। बताओ जरा से, यहां पर जो बिंदु पी रही है कि इसकी स्थिति क्या फिक्स है, निश्चित है क्या? नहीं, किसी का मर्जी है, कोई यहां ले सकता, 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 कहीं भी ले सकता है। तो जरा समझो ध्यान से, कहीं पर भी लेगा तो क्या बदलेगा, थीटा बदलेगा। क्या बदलेगा? थीटा। तो यानी यहां पर जो है जो दिशा निकलेगा, इस दोनों का परिणामी जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, उसका कोई फिक्स दिशा तो होगा नहीं। क्यों? अगर कोण बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिशा बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दिशा यानी इसका फॉर्मूला निकालना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिशा निकालने के लिए हम जो सिर्फ ये लेंगे, सिर्फ ये वाला फिगर हम यहाँ बना रहे हैं। ध्यान से देखना, तुरंत क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये बिंदु क्या है, P, इधर क्या था, ये आपका कौन है, ई एक्सियल वेक्टर। कौन है? ई एक्सियल। और इधर जो था आपका कौन था, इसके ठीक लंबवत था, ये ना लंबवत, कौन है ये, ई इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी हम क्या किए हैं, सिर्फ ये वाला जो है इतना पार्ट, इतना पोर्शन को हम यहां बनाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो हमको क्या करना है, इस दोनों का ई एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों का परिणामी का दिशा निकालना है, दोनों का परिणामी का दिशा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा क्या, विद्युत जो सॉरी सदिश जो जोड़े थे, सदिश योग का समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या? समांतर चतुर्भुज। देखो अब इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। तो देखिएगा, तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले थोड़ा ध्यान से देखिए जो हम सिखाए थे वेक्टर में। जिसमें मान लीजिए ए वेक्टर है, कौन वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये कौन है, वो बी वेक्टर। हमको इस दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो हम बताए थे बी वेक्टर जैसे, तो उसी को अब यहाँ उसी तरह यहाँ पर इसका बना लीजिए। ये क्या हो गया, बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर है, तो इसी तरह यहाँ पर बना लीजिए, ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, समचतुर्भुज बना। क्या बना? समचतुर्भुज। ध्यान से देखो क्या कि बी वेक्टर जैसे था वैसे बना दिए, रे वेक्टर जैसे था वैसे ही बना दिए। तो आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो इसका जो विकर्ण होगा ये वाला, यही इसका होगा परिणामी सदिश। यानी इसको जोड़ोगे तो ये इसके बराबर आएगा। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखना, क्या हम वैसा ही यहां करें? तो बोलो क्या कर रहे हैं, ये इक्वेटोरियल है, तो इसी तरह हम इधर एक खींच दे रहे हैं। तो बोलो ये इक्वेटोरियल, तो ये भी क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। अब इधर देखो, ये है ई एक्सियल, इस तरह करके यहां खींचे, तो ये क्या हो गया, ई एक्सियल। दिख रहा है? तो क्या, जरा ध्यान से देखिए, ये ई एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल के एक समचतुर्भुज बना। इसका जो विकर्ण होगा ये दिख रहा है, ये जो विकर्ण है यही इसका परिणामी सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिणामी, यानी इस दोनों का परिणामी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट वेक्टर, यानी ई नेट, इसका दिशा। तो बाबू हमको इसी का दिशा निकालना है। दिशा निकालने के लिए यहां मान लो कौन अल्फा, इसी अल्फा का मान निकालना है। किसका मान? अल्फा का। चलो अपना नंबर जिस नाम दे दो, इस बिंदु का नाम पी है, इसको दे दो क्यू, इसको दे दो आर, इसको दे दो एस। तो जरा ध्यान से देखना, पी आर एस के ये समकोण त्रिभुज है। बोलो यहाँ 90 के ये भी तो 90 होगा, ये अगर 90 ये भी 90, तो पी आर एस एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसी त्रिभुज को हम लेंगे। तो देखो अब त्रिभुज पी आर एस से, कौन त्रिभुज? पी आर एस।
तो दिशा निकालने के लिए सदिश में हम लोग लेते हैं tan अल्फा, यानी ये जो अल्फा है tan अल्फा, कौन अल्फा है tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा p बाई बी, तो अल्फा के सामने वाले ये p हो गया, ये b हो गया, तो बोलो p यानी क्या इक्विटोरियल, सिर्फ परिमाण लेंगे बाय ई एक्सियल हो गया। तो जरा ध्यान से देखिए ई इक्वेटोरियल का मान और ई एक्सियल का मान समीकरण 2 और 1 से जो होता है इसको यहां रखना होगा, तो रखते हैं। तो बोलो tan अल्फा बराबर ई इक्वेटोरियल है, तो ई इक्वेटोरियल याद करो, हमको तो याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाय r क्यूब बाय, बोलो ई एक्सियल कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r क्यूब था। अब बस सॉल्व कर दीजिए, ये से ये गया, r क्यूब से r क्यूब गया और p से p गया, और तो कुछ जाएगा नहीं। तो क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, tan अल्फा बराबर ऊपर बचा sin थीटा, क्या बचा कुछ नहीं है तो ऊपर 1/2 पहले लिख लेते हैं, 1/2 इंटू क्या sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अब देखो इधर tan अल्फा बराबर 1/2 इंटू sin थीटा बाय cos थीटा बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो हमको चाहिए अल्फा, क्या चाहिए अल्फा, तो इस tan को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये निकल गया दिशा निकालने का फॉर्मूला, किसकी दिशा है। तो याद रखिएगा दिशा अगर कोई पूछे तो यहां तक आपको निकालना है, यानी ये फिगर बना करके यहां से यहां तक सॉल्व करना है। तो इसी के साथ ये जो हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया, परिमाण भी निकल गया और ये दिशा भी निकल गया। तो अगर आपको कभी बोल दे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको क्या करना, पहले जिस तरह सीखा ये पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।